दुबई में COP28 क्लाइमेट टॉक्स के सदर के इस बयान ने बहस छेड़ दी कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बंद करना दुनिया को गारों के दौर में ले जाने जैसा होगा, यानी पत्थरों के जमाने में। क्या उनका ये डर सही है? और अगर नहीं तो साइंसदानों के लाख कहने के बावजूद दुनिया रिवायती ईंधन का इस्तेमाल क्यों नहीं छोड़ना चाहती? माजी की तरह दुबई की कॉन्फ्रेंस का महवर भी ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनिया के बढ़ते दर्जे हरारत को सन 2050 तक महदूद करना है। इसका मतलब ये है कि 150 साल पहले जो एवरेज टेम्परेचर था यानी 13.5 डिग्री, उसमें 1.5 डिग्री से ज़्यादा इजाफा नहीं होना चाहिए। और इसी मकसद को हासिल करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बंद करने का मशवरा दिया जा रहा है। साइंसदानों के ख्याल में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में फॉसिल फ्यूल्स यानी तेल, कोयले और गैस का इस्तेमाल सबसे बड़ा फैक्टर है और इसे खत्म किए बगैर ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल फौरी तो क्या इस सेंचुरी के मिडिल तक भी बंद किया जा सकता है? $7 trillion, and I repeat $1 trillion, are currently invested annually in subsidizing fossil fuels. This is setting the wrong signal to markets, to investors, and therefore we also need to correct that. और शायद मसला भी यही है। IMF के मुताबिक पिछले साल फॉसिल फ्यूल्स के धंधे में मुलव्वस कंपनियों का सिर्फ मुनाफा $4 ट्रिलियन था। इतने भारी मुनाफे और 7 ट्रिलियन जैसी सब्सिडी वाली सनत को हर बाअसर मुल्क में जैसी सियासी बैकिंग हासिल है, उसके पेश नज़र फिलहाल तो फॉसिल फ्यूल से जान छूटती नजर नहीं आती। हालांकि बाद में COP28 टॉक्स के सदर सुल्तान अल जाबिर ने क्लैरिफाई किया कि उनके कहने का वो मतलब नहीं था और डेफिनेटली फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करके दर्जा हरारत में कमी लाने का ये प्रपोजल एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन फिर भी इस प्रपोजल की प्रैक्टिकलिटी के बारे में बहस और टकराव जारी है। इसकी क्या वजह है? साइंस ये बता रहा है कि अगर हमें ग्लोबल टेम्परेचर राइज, एवरेज टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्रीज तक लिमिट करना है तो 2030 तक देखिए जो कार्बन एमिशन है उसको 43% घटाना है। लेकिन मुल्कों ने जो प्लान दिए हैं उसमें ये दिख रहा है कि सिर्फ 2% घटेगा। और वैसे भी 2050 तक जो नेट जीरो का बात है उसके लिए तो पूरी नेट जीरो खत्म ही करना है। जो फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, तेल, गैस, इसीलिए जो फॉसिल फ्यूल फेज आउट का मुद्दा, जो मसला है, वो काफी बड़ा मसला है COP28 में। और देखिए जिन देशों को क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट्स वो देख रहे हैं, सह रहे हैं, नुकसान हो रहा है, वो कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल जो फेज आउट होनी है। लेकिन जिनकी इकोनॉमी जो है फॉसिल फ्यूल में डिपेंडेंट है वो उनको इससे कुछ परेशानी है, इसलिए वो टकराव का सिचुएशन है। COP28 में देखना ये कि ये मसला हल होगा या नहीं। देखिए क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वैसे तो हर साल मुनक्किद होती है। ये वाली क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 28वीं है जो दुबई में मुनक्किद हुई है और इसीलिए इसे COP28 भी कहा जा रहा है। और ये पहली बार है कि COP कॉन्फ्रेंस मशरक़ वस्ता के किसी मुल्क में मुनक्किद हुई है। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस इब्तिदा से ही मुतनाज़ा हो चुकी है। वो इसलिए कि कॉन्फ्रेंस का मेज़बान मुल्क दुबई तेल पैदा करने वाले 10 सरफ़हरिस्त ममालिक में से एक है। COP28 में 1 लाख से ज़्यादा शुरका हैं, जिनमें वर्चुअल शुरका की तादाद 3000 है। मुकम्मल रुकन ममालिक और दीगर आलमी तंजीमों के 51,000 डेलीगेट्स के अलावा गैर सरकारी तंजीमों के 14,000 मुबस्सिरीन भी शरीक हो रहे हैं। 4,409 शुरका के साथ मुत्तहदा अरब अमारात का वफ़द सबसे बड़ा है। दुनिया भर में मौसम में हम शदीद तब्दीलियां देख रहे हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्री इंडस्ट्रियल एज से अब तक मौसमियाती तौर पर दुनिया बिल्कुल बदल गई है। आइए हमारे साथी उमर दराज से समझते हैं कि इन तब्दीलियों का पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क पर क्या असर हुआ है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज में गुज़िश्ता साल के बड़े सैलाबों में होने वाली तबाही को इन्वेस्टिगेट किया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान नॉर्थ में हो रहा है, जहाँ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसकी वजह से ग्लोफ इवेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं और इनसे पहाड़ी इलाकों में रहने वालों का जानी और माली नुकसान ज़्यादा हो रहा है। दूसरी तरफ मामूल से बहुत ज़्यादा होने वाली बारिशें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसा कि 2022 के सैलाब में सूबा सिंध और बलूचिस्तान के साथ हुआ। यहाँ मॉनसून की बारिशें मामूल से 300 से 400 गुना ज़्यादा हुई। इधर इंफ्रास्ट्रक्चर इतने ज़्यादा पानी को संभालने के काबिल नहीं था। पानी ने लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर माली और जानी नुकसान किया। कई इलाकों से कई महीनों तक सैलाब का पानी नहीं निकाला जा सका और अब ये खतरा भी मौजूद है कि इस तरह के गैर मामूली इवेंट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सकते हैं।
تو کیا دبئی میں ہونے والے COP28 سمٹ سے کچھ حاصل ہونے کے امکانات بھی ہیں، خاص طور پر پاکستان کے لیے؟ لیکن اگر سوچا جائے 500 ملین یا 650 ملین یا 700 ملین بھی اگر ہو جاتے ہیں، اگر 1 بلین بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا سیلاب تھا 2022 کا، اس کا جو تخمینہ ہے کہ اس کی لاس اینڈ ڈیمیج کتنی تھی، اس کی کاسٹ کتنی تھی، ان لوگوں کو جن کے گھر لٹ گئے، جن کی مویشی بہہ گئے، ان کی ٹوٹل کاسٹ کیا تھی، تو وہ تقریباً 30 سے 40 بلین ہے۔ یہ ایک سیلاب ایک ملک کی بات ہے۔ اب یہ جو فنڈ بنایا گیا ہے تمام دنیا کے لیے، تمام کلائمیٹک آفتوں کے لیے، اس میں اس وقت تک اگر ہم نے 650 ملین یا 1 بلین بھی آ بھی گیا، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یار یہ پھر کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا، کیونکہ جو کلائمیٹ کی آفتیں ہیں وہ تو ہم پہ ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں۔ سائنسدان اور ایکسپرٹس فوسل فیول کے استعمال سے کلائمیٹ کو ہونے والے جس نقصان کی بات کر رہے ہیں، عام لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں کتنی آتی ہیں یا انہیں اس بارے میں کتنی معلومات ہے؟ کلائمیٹ چینج از جسٹ ان سمپل ورڈز آپ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ رائز ہو رہا ہے۔ الیکٹرک کارز کے یوز کرنے سے جو ہے فیول جو ہے وہ اس کی سیونگ ہو سکتی ہے۔ ہم جو ہیں سولر انرجیز یوز کر سکتے ہیں، سولر پینلز وغیرہ جو بھی ہیں وہ ہم یوز کر کے جو ہے پولیوشن وغیرہ کو روک سکتے ہیں۔ جیسے ترقی یافتہ ملکوں میں سائیکلنگ ایک شارٹ ڈسٹینسز کے لیے ٹھیک ہے، ونڈ انرجی اس کا ایک متبادل ہو سکتا ہے۔ گیس اور آئل سے شفٹ ہو کے ہم اگر سولر انرجی کی طرف آئیں تو ڈیلی جو یوز ہوتی ہے اس میں کافی بہت چینجز آ سکتی ہیں۔ 2023 کو اب تک کا سب سے گرم سال بتایا جا رہا ہے۔ درجہ حرارت میں کمی کی جن ٹارگٹس کی ہم بات کر رہے ہیں انہیں حاصل کرنا تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک اس ذمہ داری کو مل کر نہیں اٹھایا جائے گا۔ بے شک بڑے اور ترقی یافتہ ممالک کے ہاتھوں کلائمیٹ کو ہونے والا نقصان زیادہ ہے اور اسے فکس کرنے میں انہیں زیادہ ذمہ داری بھی اپنے کندھوں پر لینی ہوگی۔ چھوٹے اور ترقی پذیر ممالک جو آلریڈی اسٹرگل کر رہے ہیں ان پر زیادہ ذمہ داری ڈالنا فیئر ہے اور نہ ہی پریکٹیکلی پاسبل۔ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، یہاں بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور سیربین کے اور بھی قسطیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کلک کر کے۔